बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक सियासी मंजर कशी की मैं बात करूंगी, एक जो सियासी पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इदारों की लड़ाई जारी है। उसमें साफ नजर आ रहा है कि सूबों की आपस में ठन चुकी है। उसमें साफ नजर आ रहा है कि सूबे और मरकज की भी ठन चुकी है। इस पूरी जो सियासी बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंजाम किस शक्ल में निकलना है और किसको भुगतना है, इसके ऊपर आज बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। मगर इससे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे आम शख्सियत हैं, जिन्हें जगह जगह ढूंढा जा रहा है मगर उन्हें कोई नहीं ढूंढ पा रहा, सिर्फ मुकाबिल के साथ हैं। इस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुकाबिल के लिए निकाला। ओवर टू यू आमिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम आमिर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर। सर, वो आज आप मोस्ट सॉट आफ्टर आदमी हैं, सियासतदान हैं पाकिस्तान में, कि आप मीडिया कोई मतलूब नहीं है, और बड़ा शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आज पूरी पंजाब पुलिस को भी मतलूब है, और ये जो छापे मारे जा रहे हैं कि यहाँ तक कि वो उन्होंने यलगार इस्लामाबाद पे भी कर दी है, तो हमें तो ये पहले बताया गया था कि जनाब इमरान खान चुप के केपी में बैठ गया है और बनी गला वापस नहीं आएगा। ये कोई काम उल्टा हो गया है। नहीं मुतीन साहब, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ये 4 साल पुराना केस है जो इन्होंने अक्टूबर 2019 में दर्ज किया था, जब मैं उस वक्त जेल में था। वो इन्होंने जो मेरे ख़िलाफ़ वो हेरोइन का एक इंतहाई घटिया नाजायज़ मुकदमा प्लान किया था, तो उस वक्त इन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया था। और इसमें मेरे ज़ुम्मे ये बात थी कि मैंने वो वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लिए हैं, उसकी रजिस्ट्री शायद मैंने कम रकम की करवाई है, तो फ़ीस कोई कम अदा की है। तो अगर फ़ीस कम अदा की है, अव्वल तो वो एंटी करप्शन का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कम अदा की भी है तो वो फ़ीस जो है उसकी अदायगी की ज़िम्मेदारी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी पे होती है, वो ख़रीदार पे नहीं होती। लेकिन बहरहाल वो 4 साल जो है वो उसमें बाकी लोगों को इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होगी, इंक्वायरी की होगी, जो भी किया होगा मुझे तो अब नहीं पता। अब 4 साल बाद इनको कोई चीज़, यानी इस पे मुझे तो इनके ऊपर ये रहम आता है कि यार इनको ये कहाँ कहाँ इन्होंने तो क्या क्या तलाश नहीं किया होगा। और पहले भी इन्हें कुछ नहीं मिला था, तो फिर इनको हीरोइन अपने पास से डालनी पड़ी, तो अब भी इनको कुछ नहीं मिला। तो ये 4 साल पुराना केस जो है, इसमें जो है ये लेके आए हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड टेम्पर करके और बाज़ चीज़ों को गलत तौर पे बयान करके कोर्ट को मिसलीड करके इन्होंने जो है वो वारंट हासिल किया है। जो वो सारा रिकॉर्ड हमने इकट्ठा कर लिया है, और जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं ऑफिसरान, उनके ख़िलाफ़ हम जो है ये मुहिम जो ये इन्होंने जो की है फेडरेशन के ख़िलाफ़, उसके मुताबिक जो है वो कानून के मुताबिक इनको हम पुट टू टास्क कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे ढूंढने वाला तो ड्रामा आप यहाँ से देखें कि मैं सैटरडे को चला जाता हूँ फैसलाबाद। मैं अब सैटरडे भी फैसलाबाद रहा हूँ, संडे भी फैसलाबाद रहा हूँ। मैं वहाँ पे अपना जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पे बैठा हूँ। मेरा ख्याल है कम से कम कल मैं कोई 600-700 लोगों से वहाँ पे मिला हूँ, और उसके बाद आज जो है वो फिर मैं वापस आया हूँ इस्लामाबाद। तो मेरे वारंट के ऊपर एड्रेस भी जो है वो फैसलाबाद का है। तो ये मुझे इधर इस्लामाबाद में क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं उधर फैसलाबाद में अपने घर पे मौजूद था 2 दिन, सैटरडे को भी संडे को भी, तो वहाँ पे आ जाते मेरे पास ये। तो ये सिर्फ एक यानी ड्रामा क्रिएट करने के लिए जो है वो इन्होंने ये सारा किया है, और शायद कि इससे हमें कोई रिलीफ मिलेगा। नहीं, इमरानी फितने को रिलीफ नहीं मिलेगा। जो स्ट्रेटजी इसके मुतल्लक मैंने बनाई है, इंशाअल्लाह ताला उसे पूरी ताकत से इम्प्लीमेंट करेंगे। बल्कि इन्होंने अगर इस किस्म की कोई हरकत कर ली तो हमारे लिए उस हिकमत अमली को इम्प्लीमेंट करना और आसान हो जाएगा। ये कौन सी बात है, ये करें ये हरकत, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फिर और बहुत कुछ करने के लिए जो है ना वो एक हमें एक लोकल स्टैंड आई मिल जाएगी।
ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई कानूनी लड़ाई हो रही है या सियासी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़ाती सा बन गया है। आप उन पे मुकदमात यहाँ पे कर रहे हैं, वो आप पे सूबों में कर रहे हैं, उसकी वजह से एक जो सिचुएशन जो कोई बाहर से आदमी देख रहा है, मरकज़ और जिस तरह इब्तदाइये में हमारी एंकर साहबा ने फरमाया है कि सूबा और मरकज़ आपस में लड़ रहे हैं, फिर यहाँ से आप FIA को उनके पीछे लगाते हैं। उन्होंने अब पंजाब पुलिस के साथ जो है ना वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आपके पीछे लगा दिया है। आपके पास तो FIA की फ़ोर्स है, वो आपके काफ़ी सारे दोस्त हैं, साथी हैं नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, वो बेचारे अपने हलकों में जाते हुए डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब अब जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। नहीं, कोई इसमें जो है वो पीछे लगाने वाली बात नहीं। मैंने आपको कहा है ना कि ये अगर पीछे लगे हुए थे तो मैं तो उधर फैसलाबाद में बैठा था, वहाँ पे इनकी हुकूमत भी है, वहाँ पे को मैं FIA साथ से तो नहीं लेके गया था। मामला ये है कि ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, इनके ड्रामों में हम इंशाअल्लाह ताला नहीं आएंगे। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि जी ये कोई ज़ाती, मतीन साहब ज़ाती, ये तो बात ये है कि ये ऐसा इंसान है, ये सियासतदान तो है ही नहीं, ये तो एक ऐसा फितना है कि जिसने जिस तरह से एक गंदी मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इस एक गंदे सियासतदान ने इस मुल्क की पूरी सियासत को जो है वो गंदा कर दिया है। आप मुझे बताएं कि आप के ऊपर मैं जो है वो या दूसरा आपका मुखालिफ जो है आपके ऊपर हीरोइन यानी कैपिटल पनिशमेंट का केस झूठा वो खुद से जो है वो बना दे, तो आप उसके बाद ये ढूंढते रहेंगे कि ज़ाती। ये बंदा जो है इसने तो इस किस्म का घटिया रवैया अपनाया है और ये इस हद तक जो है ये चला गया है कि उसके बाद तो जब तक ये आदमी सियासत में है, सियासत में कोई जो है ना बैलेंस आ सकता है, ना कोई जो है वो सियासत में रवादारी हो सकती है, ना किसी की जो है वो इज़्ज़त हो सकती है। ये इंसान जो है इसने तो सियासत में रवादारी को, मोरालिटी को और रख रखाव को इसने तो ख़त्म कर दिया हर चीज़ को। तो जब आप इसके निशाने पे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? जहाँ आपको चारों किनार जवाब देना पड़ेगा। वो हमें ज़रा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ वो हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से वो हल्फ ले रहे हैं कि जनाब 4000 बंदा यहाँ से आएगा, 6000 बंदा आएगा। और पिछली दफ़ा आपने, क्योंकि पंजाब आपके हाथ में था, तो उनको पंजाब में ही रोक लिया था। वो उस तरह ही है कि जिस तरह वो पानीपत में हो जाता था फैसला। अभी तो दिल्ली दरबार के कितनों को रोका था से वो मुहासरा कर लिया है। नहीं, तो सुन लेना दिया था आपने पंजाब में 25 मई को कितनों को रोका था? नहीं, कितनों को रोका था? यानी मामला ये है कि मेरा ख्याल तो काफी हजारों को ही रोका था। हर शहर के बाहर नाके थे ना कहाँ थे हजारों? कहाँ थे हजारों? वो मामला ये है कि आप देखें, नहीं वो इन्होंने गिरफ्तारियां हो रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। कोई भी नहीं, कहाँ हो रही थी गिरफ्तारियां? नहीं, कहाँ हो रही थी गिरफ्तारी? कितनी हुई थी गिरफ्तारियां बताएं मुझे। लाहौर से कितनी गिरफ्तारियां हुई थी? हुकूमत और लाहौर से कितने बंदे निकले थे? होने का एक फायदा तो होता है ना कि पंजाब पुलिस की एक दहशत होती है। सुन लेना, बात ये है कि लाहौर से टोटल कोई जो है वो कोई 60-70 के करीब लोग पकड़े गए। उसके बाद अगले दिन लाहौर में जिस जगह पे सारी लीडरशिप थी इनकी, वहाँ पे पुलिस ने जो इनको रोका, आप मुझे बताएं कि वहाँ पे कितनी तादाद थी? अगर 200-250 से बंदे ज़्यादा हो ना, तो आप मुझे जो सज़ा दें मैं लेने को तैयार हूँ। मुझे एक साहब ने कहा कि जी हमने बड़ा अच्छा हैंडल किया, तो मैंने कहा कि यार 200-250 बंदों को भी अच्छा हैंडल नहीं करना था तो और क्या करना था? यही निकले थे ना लाहौर से। अभी मैं आपको बताऊं कि ये 2 हफ्ते पहले इसने कहा खुद, इसने अपना इमरान फितरे ने इसने कहा कि जी सैटरडे उससे को मेरा ख्याल 3-4 दिन आगे था, ये बुध या मंगल को बात कर रहा था कि जी सैटरडे को आपने हर जगह पे निकलना है,
आपने पूरे मुल्क में एहतियाज करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उस दिन मैं आपकी तादाद को देख के तो फिर मैं जो है वो लॉन्ग मार्च की डेट दूंगा। अब हुकूमत KPK में इन्हीं की है ना, पंजाब में इन्हीं की है। उस दिन का फिगर निकाल रहे हैं कि किस शहर में कितने लोग निकले थे, लाहौर में कितने निकले थे, फैसलाबाद में कितने निकले थे, बाकी जगहों पे कितने निकले थे। तो किसी जगह पे 80, किसी जगह पे 150, किसी जगह पे 75। बल ये राणा साहब, ये आपका बिल्कुल अपना आपका ये ख्याल बिल्कुल ये होगा, मगर PTI की नहीं होगा नहीं। मैं आपको नहीं, सुन लेना, मैं सुन ले थोड़ा सा, मैंने आपको मतीन साहब मेरी यार सुन लेना, मेरा सवाल तो सुन ले। दिए है ना, ये सैटरडे की जो बात की आप पता कर लें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताएं कि नहीं जनाब वहां पे लाहौर में तो 10,000 बंदा इकट्ठा था, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे 400 आदमी था, तो आप गलत कह रहे हैं। आप पता कर लें, आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आपको हर चीज़ का मैं आपका ख्याल है, मगर मैं गलत भी हो सकता हूं और इसका अभी फैसला हो जाएगा। पर मेरा ज़ाती ख्याल है कि क्योंकि जब आपके पास सूबे के अंदर गवर्नमेंट है और लास्ट टाइम आपने अटक के पुल पे ही रोक लिए थी KP का, तो इस दफ़ा वो बहुत तैयारी करके भी आ रहे हैं, प्लान करके भी आ रहे हैं। कितने लोगों को रोका था लोग, हमें ये पता है कि ये मेरी ये सुन लेना, सवाल सुन लें। फैज़ाबाद का एक धरना जब आता है ना यहाँ पे, वो जो मौलवी हजरात जब आते थे तो ये इस्लामाबाद बिल्कुल जकड़ा जाता था। अभी तो वो चारों तरफ से जब ये बंद हो जाएगा, बाहर का आदमी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ का वहाँ नहीं जाएगा, तो एक क्राइसिस सिचुएशन तो क्रिएट हो जाती है ना। ओ मतीर साहब, आप चाय की प्याली में अब तूफ़ान आप लाना चाहते हैं, तो अब मैं फिर क्या कर सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि चाय की प्याली में तूफ़ान नहीं आ सकता। आप मुझे बताएं कि KPK में इनकी गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर इनके साथ था, सारी हुकूमत इनके साथ थी। चले मुझे बताएं कि KPK से जब ये अटक के पुल पे आए हैं या अपना स्वाबी से चले हैं, कितने लोग थे? 7-8 हज़ार से अगर ज़्यादा बंदे आप साबित कर दें तो मैं फिर आपको इख्तियार देता हूं कि आप जो सज़ा मुझे कहें मैं लेने को तैयार। तो मामला ये है कि ये जो लोग इसने गुमराह किया है जिन लोगों को, उनकी तादाद बड़ी कम है। बाकी जो है ये सारा हल्ला गुल्ला है वो सोशल मीडिया का। ये जी कितने मिलियन हो गया, वो क्या कहते हैं उसको, वो ट्रेंड में तो 10 लाख हो गया जी, ये 15 लाख हो गया जी। वो पता नहीं उसमें क्या टेक्निक वो इस्तेमाल करते हैं। वो सुना है कि एक ही बंदा जो है वो 15 लाख 2 मिलियन जो है वो शो कर देता है। इसी तरह से जनरल मुशर्रफ जो है वो मारे गए थे जब वो वापस आए थे, उनको वो भी कह रहे थे जी 1.5 मिलियन लोग जो है वो तो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप आएँ एयरपोर्ट पे तो हम आपको लेने आएंगे। उसके बाद 150 बंदा था एयरपोर्ट के ऊपर। चले मैं इससे आगे जाता हूँ कि ये ओवरऑल जो गवर्नेंस का मसला एक बहुत सख्त संगीन होता जा रहा है कि ये सूबे और मरकज़ की इस लड़ाई में एक अजीब एक क्राइसिस था, तो बन गया, ऑलरेडी बन गया है कि जिस तरह पंजाब में चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं है इस वक्त, जो छुट्टी पे गए थे वो वापस ही नहीं आए, नया लग नहीं रहा। और फिर उसके बाद जो है इसी तरह ही ब्यूरोक्रेसी हर जगह परेशान है। फिर अदारों की आपस में लड़ाई चल रही है, पहले उनके दरमियान भी चल रही है और उनके अंदर भी चल रही है। पार्लियामेंट जो है वहाँ पे नक्शा ये है कि वहाँ ज़ाहिर है एक मेजर पार्टी वहाँ से इस्तीफे दे के बाहर निकल गई है और समझ नहीं आ रही कि उन्होंने वापस जाना है, आना है, नहीं आना। तो एक ओवरऑल जब लार्जर पिक्चर में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस तो नज़र आता है। ये अब देखें ना, अब जब आप क्राइसिस को हर तरफ से घेर के लाएंगे तो फिर क्राइसिस आ ही जाएगा ना। अगर आएगा नहीं तो कम से कम फिर आपकी हद तक तो क्राइसिस ही क्राइसिस होगा ना। अब आपने कितनी चीज़ों का अदारों में लड़ाई, अब मुझे नहीं पता किस अदारे में किस अदारे के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हैं, हमें तो कोई नहीं नज़र आ रहा। अगर कोई वहाँ पे इख्तलाफी राय है तो इख्तलाफी राय होना अच्छी बात है, तो वहाँ पे हमें तो नहीं पता कि कब उनका कोई जुडो कराटे हुआ है, कोई उनकी कहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो इसी तरह से पार्लियामेंट में भी आज का अजलास जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है तो वहाँ पे तो कोई ऐसा कोई लड़ाई वाला माहौल नहीं था।
तो अब आप जो है वो इस लड़ाई में आप उस जो है वो चीज़ को फरामोश कर रहे हैं जो 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो आज जो है वो पानी के नीचे है, और कोई तकरीबन 3.5 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त अपने घरों से बाहर हैं। और ये जो है ये देखो ये क्या काम कर रहा है, इसने जो है वो हमें भी एंगेज हुआ है, आपको भी इसी काम पे लगाया हुआ है। आप भी सिवाय क्राइसिस के, सिवाय इस बात के और किसी मौजू को नहीं ले रहे। तो ये इस फितने का जो है जो वाकई ये आपने सही बात कर दी। मैं कहने वाला था तो कि इस वक्त जो है जी मैं सरवत ने भी एक सवाल करना है, मैं थोड़ा सा बिल्कुल ये मैं कहने वाला था कि इस वक्त महंगाई के मसाइल हैं, लोड शेडिंग के मसाइल हैं, सबसे बड़ा ये जो आपने जिक्र किया सैलाब का मसला है। मगर मैं थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज एक ये जो ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला जारी है, तो आज ये हमारी इतला थी कि इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि एक चीज़ होती है, इसको MDM कहते हैं, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर है। और हमारी इतला ये थी कि इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि शायद ये जो है ना वहाँ पे जो टेबलेट्स थी उसके अंदर जो है ये डाली गई है। और थोड़ा सा तफ्तीश में, क्योंकि IT की मिनिस्ट्री जो है वो पहले भी MQM के पास थी, अमीनुल हक साहब भी थे, अभी भी उनके पास है, तो उन पे भी शक किया जा रहा है कि जनाब ये वो क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है उस कंपनी में जिसने लगाया हुआ है उसके एग्जेक्टिव जो है ना ज़्यादातर वो इंडियंस हैं बेताशा। तो ये एक बैरूनी साजिश का एलिमेंट भी उसके अंदर आ गया है। और इमरान खान साहब भी, वो पहले आप कह रहे थे कि तफ्तीश करानी, अब वो भी कह रहे हैं कि जनाब इसकी तफ्तीश करवाई जाए। नहीं, कोई इसमें इंडिया नहीं है, कोई इसमें होस्टाइल एजेंसी नहीं है, कोई इसमें मुल्क की जो है वो एजेंसी नहीं है। ये इंडिविजुअल्स का मामला है और इसमें लोग पैसे कमाने के लिए और वैसे भी लोगों को शौक़ होता है इस किस्म की हरकतें करने का। तो ये इस किस्म का मामला है, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर आके बात जो है वो मुंतमिज हो रही है। लेकिन क्योंकि अभी बादियो नज़र में जो है वो इंक्वायरी है वो उसने वेरीफाई होना है, उसके बाद री-वेरीफाई होना है, और फिर जाके जो है ये चीज़ इस काबिल अगर समझी गई, वो प्राइम मिनिस्टर का प्रीरोगेटिव होगा कि वो इसमें किस हिस्से को इस इंक्वायरी के शेयर करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, किसको जो नहीं करना चाहते। क्योंकि इस किस्म की चीज़ें जो है उनको बाज़ औक़ात सीगा राज में रखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उन तरीक़ों को जो है वो कर्ब करके तो उसके बाद जो है वो इस बात को खोला ना जाए, ताकि किसी को ये मालूम ना हो कि अब जो हमने प्रोटोकॉल लिए हैं या जो सिक्योरिटी हमने बीफ अप की है उसमें किन किन लूप होल्स को हमने जो है वो बंद किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे तय होंगी। तो ये फिर जब इंक्वायरी मुकम्मल होगी, और लेकिन उसकी एक सिमत का तयन हो चुका है, इसमें कोई ऐसी एजेंसियों वाली या कोई इंडिया वाली कोई बात नहीं है। सही है। मुझे अगर आमिर साहब इजाज़त दे तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से एक दो अहम सवालात करना चाह रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। राना सनाउल्लाह साहब, अभी आपने ये ऑडियो के हवाले से भी बात की। ऑन अ लाइटर नोट, हैकर्स हैं जो ऑडियो रिलीज़ कर रहे हैं, अभी तक ये है कि जी वो लीक कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। आपने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में ये बैठ के बात की थी कि आपने तो वीडियोज़ भी देखी हैं, ज़रा बताना पसंद करेंगे कि आपका सोर्स क्या है, कहाँ से आपने ये वीडियोज़ देखी हैं, क्या ये रिलीज़ होंगी नहीं होंगी? नहीं, वो वीडियो जी थी ना वो और है, उसमें तो वो वीडियो जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा यानी गैर अखलाकी मामला है। ठीक, उसमें तो वो जिनके पास थी उन्होंने मेरा ख्याल बाद में उसको, पहले तो शायद उनका ये ख्याल था कि हम इसको जो है वो करेंगे, अपना ओपन करेंगे। तो फिर इसको भी पता था, क्योंकि बंदे को पता होता है ना कि मैंने क्या हरकत की हुई है, ठीक है, और क्या मैंने गंद मचाया हुआ था। इसने भी कहा था कि जी अब मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, मेरी वीडियोज़ लीक होंगी, इस तरह से दिखाया जाएगा, ये होगा वो होगा। तो लोगों की, अपने लोग जिनको इसने जो है वो हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, गुमराह किया, उनकी ये ज़हन साजी कर रहा था कि इस किस्म की कोई वीडियो आएगी।
ठीक है। तो लेकिन बाद में फिर मेरा ख्याल है कि फिर जिनके पास थी उन्होंने शायद इरादा तर्क कर दिया, उन्होंने फिर उसको नहीं चलाया। अच्छा राणा साहब, मैं जुमे वाले दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि इंतजामी तौर पे इस मामले को देखा जाएगा अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं, जिस दिन वो डेट अनाउंस कर देंगे उस हवाले से 2 पॉलिटिकल सॉल्यूशंस भी आपने कहा था कि हमारे दिमाग में अगर उसको मंजूर किया गया। क्या मैं समझ सकती हूँ, आप डिफाइन करेंगे ये पॉलिटिकल सॉल्यूशंस क्या होंगे? क्या असम्बलियां तहलील करने की तरफ आप लोग जाएंगे या फिर बातचीत का रास्ता हमवार किया जाएगा? नहीं, ये दोनों नहीं होंगे। बातचीत इसलिए नहीं हो सकती कि ये बातचीत के ऊपर यकीन ही नहीं रखता। इसने तो पौने 4 साल कायदे वान होते हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करनी मुनासिब नहीं समझी, टेलीफोन पे कभी बात नहीं की। ये तो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इतनी घटिया गुफ्तगू करता है, इतना गिर जाता है कि कोई इंसान इतना गिर नहीं सकता, तो इसलिए बातचीत तो इससे हो नहीं सकती। रही बात आपके असम्बलियाँ डिज़ॉल्व की जाएंगी, बिल्कुल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकली हम चाहते हैं कि वो भी साथ हो, तो वो तो खैर फिर अभी उसको ऑन एयर तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। राणा साहब, ये आपका एक पंजाब में भी जब थे तो ऑल पावरफुल मिनिस्टर थे, यहाँ भी आपका यही तासुर है। ये इरफान कादिर साहब को आज पोर्टफोलियो दे दिया गया है कि मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर के वो दाखिला के भी होंगे और एहतसाब का पोर्टफोलियो भी उनके पास आया है। तो ये शहजाद अकबर का जिस तरह एक ऑफिस क्रिएट किया गया था जो कि वज़ीर दाखिला से ऊपर ही एक किस्म का बन गया हुआ था, तो ये आपके कोई इख्तियारात में भी कमी आएगी? नहीं, इसमें इख्तियारात में कमी या अपना बढ़ने वाली बात नहीं है। ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये एक होल टाइम, बल्कि होल टाइम से भी ज़्यादा जो है एक बड़ा सब्जेक्ट है, और ये एक डेडिकेटेड टीम जो है वो 3-4 लोगों की बनाई गई है, और उसको हेड जो है वो इरफान कादिर साहब करेंगे। वज़ारत दाखिला की मेरी तमाम तर जो है वो दुआ भी और हमायत भी जो है वो उनके साथ होगी, और उम्मीद है और जो है वो हमारी कोशिश है कि वो इस मामले में जो है वो बेहतर कर सकें, कामयाब हो सकें। तो क्योंकि ये एक बहुत अपना बड़ा एक एस्पेक्ट है, तो इसलिए फिर वो एक डेडिकेटेड टीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो बनाई है, और वो काम करेगी इस बारे में। चलें, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लास्टली बस मैं ये पूछूंगा आपसे कि ठीक है आमिर साहब, लास्टली बस लास्ट क्वेश्चन कि आप लोगों ने कानून में जो तरमीम की थी कि 50 करोड़ से जो कम के होंगे वो नैब नहीं करेगा, तो उसका उन्होंने तोड़ लगा लिया कि वो तफ्तीश जो है एंटी करप्शन पंजाब को और पंजाब पुलिस नहीं कहता, और साथ में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, वो ये कहा जा रहा था कि तरामीम का केस चूँकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि अगर वो तरामीम वहाँ से उड़ जाती हैं तो फिर उनकी वापसी ज़रा मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब की राह में रुकावट जो केस है वो तो अब आपने हाई कोर्ट में देख लिया, वो तो केस ही ख़त्म हो गया है। उसके ऊपर जो 6 क्वेश्चन उठाए थे मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट बेंच ने, उनमें से 1 का तल्लुक़ जो है वो मरियम नवाज साहबा से था, बाकी 5 का तल्लुक़ जो है वो मियां नवाज शरीफ से था। तो वो तो केस ख़त्म हो गया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रुकावट है। मियां साहब को चाहिए भी और ऐसा होगा भी इंशाल्लाह कि वो अपनी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल लें और वापस आएँ, जिस तरह से इज़हाक डार साहब आ गए हैं। वो केस वैसे केस जो कमज़ोर हुआ है, तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो इसलिए कमज़ोर हुआ है कि बारे सबूत जो है ना, पहले जो मुलजिम पे था वो अब नैब पे आ गया है, नैब भी फिर आपकी फेवरेबल है। दूसरा और भी जो तरामीम है कि बाहर से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो कमज़ोर हो गई है, तो ये तरामीम की वजह से भी कमज़ोर नहीं हुआ वो केस? नहीं, इस तरामीम का जो है वो उस केस में या उस अपील के फैसले से तल्लुक़ ही कोई नहीं है।
वहाँ पे जो आर्गूमेंट्स किए हैं मरीम नवाज साहबा के वकील ने, उन्होंने वाज़े किया कि मैं अमेंडेड लॉ की जो है वो प्ली ले ही नहीं रहा, और ना ही वहाँ पे जजेस ने जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोई क्वेश्चनिंग की। मामला ये है कि जब आप ये बात कहते हैं कि ये एसेट्स बियॉन्ड मीन है, तो आपने उन एसेट्स को साबित तो करना है ना कि ये राना सनावला के या आमिर मतीन साहब के हैं। तो उन्होंने तो वहाँ पे वो ही नहीं साबित किया। वो रिकॉर्ड सारा जो है वो सामने पड़ा, उन्होंने कहा कि साबित करें जी ये जो एसेट्स हैं ये मियां नवाज शरीफ के हैं। वो मियां नवाज शरीफ से तल्लक साबित करें इनका। तो जब तल्लक ही ना साबित हो सके तो फिर हवा में सजा तो नहीं देनी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच वज़ीर बहुत दाखिला। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम मुकाबिल का हिस्सा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये पूरी जो सूरत हाल सियासी मंजरकशी आज के इस पहले सेगमेंट में हुई है, मगर इसके अंदर इसका अंजाम क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है आमिर मतीन साहब के तज्ज़िये में। और इसके अंजाम में क्या इत्तेहादी भी शामिल होंगे जो अपना अपना रास्ता लेंगे, या सूरत हाल कुछ और बनेगी? ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। आमिर मतीन साहब, अभी जब राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी तो कामरेंट स्टोरी के हवाले से मैं बात करूंगी, मगर राना साहब तो कह रहे थे सब अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, इदारों के दरमियान इत्तेहादी सब एक जगह पर हैं। क्या पिक्चर वाकई आपको भी ऐसी नजर आ रही है? राना साहब को आप दाद तो देना, उनके पास हर सवाल का जवाब भी होता है और उनको बात करना भी आती है, और उनकी उस पर जाएंगे तो ऐसे ही लगेगा। पर बाकी पाकिस्तान को इस तरह नज़र नहीं आ रहा। ये मैं जो मिसाल दे रहा था कि ये पानीपत की बजाय ये दिल्ली दरबार जो है इस्लामाबाद के, वो पंजाब से आए हैं, फैसलाबाद से आए हैं, हम यहाँ ज़्यादा रहते हैं। वो ये 400 मौलवी हजरात आ जाते थे तो पूरा शहर बंद हो जाता था। तो अब जो है कुछ हज़ारों में अगर लाखों में बंदे आ गए और जो कि चारों तरफ से आएंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। और इदारों की लड़ाई बहरहाल चल रही है, यहाँ पे पार्लियामेंट में तो चल ही रहा है। उसके अलावा पीडीएम के अंदर चल रहा है, बाकी तो छोड़ें, गवर्नमेंट के अंदर बेताशा चल रहा है, पीपल्स पार्टी में और नून लीग में चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि एजेके में फॉर एग्ज़ाम्पल इन सब का तय हुआ था कि ये हमारा अपॉइंटमेंट होगी, जिधर जिसकी मेजॉरिटी है उनको वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी लगाने की इजाज़त थी। तो गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की बहुत नाला है कि जनाब हमारे लोग ज़्यादा थे मगर हमारी मर्ज़ी का वहाँ आपने ना आईजी लगाया ना चीफ सेक्रेटरी लगाया। उस तरह ही वहाँ पे एजेके में एक फड्डा चल रहा है कि नून लीग ने वहाँ पे मरकज़ से 19वें ग्रेड के अफसर को जो है ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट लगा के भेज दिया है, और वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे 22वें ग्रेड के फिर रहे हैं तो आपने मरकज़ से वो भेज दिया है। तो वो लड़ाइयाँ बिल्कुल वो इसी तरह ही एमक्यूएम के फड्डे चल रहे हैं। यमीनुल हक की जो बेइज्जती की थी शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली ये डैशबोर्ड ना बनाने पे, वो भी नाराज़ हैं। बाप पार्टी वाले खालिद मक्सी को कोई वजारत नहीं मिली है, उनके भी मसले हैं। और सबसे ज़्यादा तो विदिन नून लीग मसले चल रहे हैं ना। अब ये चीफ ऑफ आर्मी साहब का जो है ज़ाहिर अपॉइंटमेंट है, सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है, मगर उस पर बड़ी खुल्लम खुला लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जी ये बनेगा वो बनेगा। यहाँ तक तो छोटे गवर्नमेंट के अपने उससे ये तासुर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब किसी और को लाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब किसी और को लाना चाहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार आदमी होने चाहिए उनको, और वो कहते फिर रहे हैं कि जी हो सकता है हम 5 को सुपरसीड करके लाएं। तो एक फ्री फॉर ऑल तो चल रहा है सारा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो खिंचाव है सियासी तौर पे ये उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब ये एक अहम तैनाती हो जाएगी, या बाद में भी ये सिलसिला जारी रहेगा? आई जस्ट होप आपकी, और वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, के उम्मीद ही कर सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है कम से कम पिक्चर क्लियर ज़रूर हो जाएगी। अभी जो है एक अनसर्टेनिटी है, अभी हर तरफ अनसर्टेनिटी है, और उसकी वजह से गैर इस्तेहकामी की वजह से आपकी सियासत पे भी असर पड़ रहा है, आपकी इकॉनमी में भी असर पड़ रहा है।
तो वो उसकी वजह से आपके सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हम आखिरी सेगमेंट में वो सेगमेंट करेंगे कि उनका ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है। पर लोग फाइलों पे बैठे हुए हैं, लोग बेताशा कोई लोग इनकार कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जिस तरह कह दिया कि जनाब मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, बेताशा लोग सोच रहे हैं कि ये पता नहीं आगे क्या हालात होंगे, तो वो काफ़ी पोस्टिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं कि वो लाइमलाइट में ना आए, क्योंकि जिस तरह सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई है तो ब्यूरोक्रेसी भी पोलराइज्ड हो गई है, तो वो बचना चाहते हैं, तो वो एक उसका एक मसला चल रहा है। मैं आपको क्विकली ज़रा टसोरी साहब का बता दूं कि कामरान टसोरी साहब की ज़ाहिर है इस दौरान में जो पॉइंट गवर्नर हो गई है, अब तो उन्होंने हल भी ले लिया है, तो पहले ही माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी केसेस हैं, उनके साहबजादे जो चीफ मिनिस्टर थे उन पे भी केसेस हैं, आधी कैबिनेट पे केसेस हैं, तो कहने को आप कह सकते हैं कि उन पे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर कामरान टसोरी साहब के जो केसेस हैं ना, वो ज़रा ज़्यादा संगीन नौयत के हैं, वो बहुत ही संगीन नौयत के हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल ये है कि उन पे मुकदमात में जो है फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस मुकाबले का केस उन पे हुआ है, उसके बाद जनाब पुलिस पर फायरिंग और हमले का, ज़मीनों पर कब्ज़े के, करप्शन के, उसके बाद फिर उनके ऊपर था कि एक गोल्ड सिटी प्रोजेक्ट बना रहे थे, इसमें अरबाब रहीम साहब ने उनको 80 एकड़ ज़मीन दी थी और वो बड़ा तारीखी कब्रिस्तान है मकली का, उसके अंदर दे दी थी। एक वो इशू था। सबसे ज़्यादा संगीन उन पर यह एतराज़ था कि अली रज़ा आबदी साहब को कत्ल कर दिया गया था। MQM के बड़े ही होनहार और ज़बरदस्त किस्म के आर्टिकुलेट MNA थे, तो उनके ख़ानदान का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ उनके वालिद साहब से एक दफ़ा कराची में मिलने का। उन्होंने कहा जी हमें शक है कि उसके अंदर कामरान साहब भी जो है ना मुलव्विस थे। उन्होंने एप्लीकेशन भी देने की कोशिश की मगर वो एक्सेप्ट नहीं हुई। अब ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। उसके बाद फिर जो है उनका इस तरीके से गवर्नर बन जाना, ये तो इखलाकी पहलू है, मगर उसके अंदर एक सियासी पहलू भी बड़ा मज़ेदार है कि लोग ये हैरान हैं कि जी ये कहाँ से आए, क्यों लगाए गए, ऐसी मजबूरी क्या थी। और फिर वो पार्स दैट वी के ऊपर जो है लोग कह रहे हैं जी उनका लगाया गया है। कुछ लोगों का ख्याल है जी ये महाज बनाया जा रहा है, एक जॉइंट फ्रंट सारी पार्टीज़ का इकट्ठा करके कि PTI को कराची में हराया जा सके। मगर मुझे नहीं लगता कि, मैं नहीं एग्री करता कि कामरान टसोरी साहब जो हैं ये MQM को मुत्तहद कर सकते हैं। इन्होंने पहले भी इनकी वजह से ये जो 2 ग्रुप्स बने थे मेजर MQM में, इनकी वजह से बने थे। अभी भी फारूक सत्तार साहब जो इनकी वजह से पार्टी अलहदा हो गए थे जब उन्होंने इनके लिए सेनेट के लिए किया और बाकियों के नहीं, तो इनकी लड़ाई की वजह से वो सेनेट से भी 3 सीटें हारी MQM, और फिर बुरे तरीके से नेशनल असम्बली के अंदर भी 25 सीटों से वो 4 सीटों पे आ गए। तो अभी भी मुनकसिम है, अभी भी वो पार्टी ये इकट्ठे नहीं कर सकते हैं मेरा MQM को। तो मुझे वजूहात नहीं समझ आ रही सिवाय इसके कि जो लोग कह रहे हैं कि कई लोगों के बस कुछ लोगों के मफादात वो कवर करते हैं, बस यही नज़र आता है। सही है। लेकिन आमिर मतीन साहब, मैं भी एक ऐड ऑन कर दूं, आपने जो 2 धड़ों की बात की है, पार्टी इख्तलाफात की, MQM की बात की, फारूक सत्तार साहब इन्हीं की वजह से तो गए थे कि इनको सेनेटर बनाया जाए, मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर लोग इसके मुखालिफ थे। तो आज जो लोग मुखालिफ थे वो इनके हिमायती हो गए हैं, फारूक सत्तार साहब इन्होंने किनारा कशी कर ली है। ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। यही एग्जैक्टली मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल एक रिवर्सल हो गया और समझ नहीं आ रही। और इन दोनों पार्टीज़ ने कामरान साहब ने जो बाकी तमाम MQM के अफराद के लिए जो माजी में हम वो अगली दफ़ा वो क्लिप्स बचा के रखेंगे जो अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, उन्हीं तमाम लोगों ने बड़े आराम से सर झुका के जो है इनको एक्सेप्ट कर लिए। तो फिर काफ़ी सारे सवाल उठते हैं ना कि ये क्यों किया, किसके कहने पे किया और ये किसके इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी चूंकि MQM की बात चल रही है, आमिर मतीन साहब, MQM किसके साथ अब जाएगी? क्योंकि MQM को आपको याद होगा, अभी वक्त भी हमारे पास कम था, राना सनाउल्लाह साहब तनहा मनाने गए थे MQM को कि हुकूमत के साथ रहिए, जो भी इख्तलाफात हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी। मगर अब MQM किसके साथ जाएगी? खान साहब के साथ वापस जाने का कोई रास्ता, कोई ऑप्शन इनके पास ओपन है, या फिर इनके साथ ही मामलात आगे बढ़ाएंगे ये लोग?
MQM पिछले 20-30 साल से हुकूमती पार्टी के साथ जाती है, तो जिसकी भी हुकूमत होगी वो उसके साथ जाएगी। मगर फ़िलहाल ये है कि उनकी ब्लैकमेलिंग तमाम एलाइज़ की ख़त्म हो गई है। जो इमरान खान को वो जो ब्लैकमेल करते थे और फाइनली उनकी वजह से गवर्नमेंट गिरी PTI की, वो अभी चूँकि PTI ने रिज़ाइन कर दिया है तो एलाइज़ के कुछ भी कहने से या करने से वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कोई न्यूमेरिकली कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर करना हो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तो उसके लिए 1/4 मेंबर चाहिए जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं है। और फ़र्ज़ करें ये एक बड़ी आम लोग थेरी दे देते हैं, मैं हैरान हुआ कि चौधरी फवाद साहब ने भी ये थेरी दे रही थी कि जी सदर साहब कह सकते हैं उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल उनको शायद 172 की अक्सरियत नहीं मिलेगी। मगर उसके बाद फिर प्रोसेस ये होता है कि आइन के मुताबिक सेकंड काउंट के अंदर जो एग्जिस्टिंग हाउस है, चाहे वो जितना मर्जी हो, उसकी मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो ये इसीलिए ये जो सबसे ज़्यादा नज़र 2-3 चीज़ों पे रखने की इस वक्त सियासत में ज़रूरत है। एक ये कि ये चाहे जितनी मर्जी तनकीद हो, PTI की ऑप्शंस खुल जाती हैं अगर ये वापस असम्बली में जाएं। हाँ ऑफ कोर्स उनको सुनना पड़ेगा ख्वाजा आसिफ से कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये बातें सुननी पड़ेंगी, मगर उससे इनकी ऑप्शंस खुल जाती हैं। और आया ये जा पाएंगे और क्या उस वक्त स्पीकर साहब अगर इनको उस वक्त इनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या अदालत इसके मतलब जो कमेंट्स कर रही है कि आप वहाँ पे जाएं, वो उसका इख्तियार है या नहीं, फ़ैसले के अंदर क्या करते हैं। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े फ़ैसले, राना साहब ने उसको बिल्कुल जो है ना ब्रश ऑफ कर दिया। पर मैं समझता हूँ आइनी तरामीम जो के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर सियासत बहुत डिपेंड करती है। अगर वो तरामीम उड़ जाती हैं या आधी भी उड़ जाती हैं तो उनका जो 90% लोग वहाँ से बच गए हैं, तो वो समेत शरीफ ख़ानदान के सारे ही लोगों का वो टेलर मेड तरामीम बनाई गई हैं। इसीलिए वो उनके हट जाने से मेरा नहीं ख्याल है नवाज शरीफ साहब आएंगे, क्योंकि उसकी वजह से अगर वो नहीं है तो केस अगर रहता है तो वो एक मफरूर है, उनको जो है वो बड़ा हाई कोर्ट का केस है, वो कोई एहतसाब अदालत भी नहीं है, तो इसलिए वो हफ्ते महीने साल लग सकते हैं। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से आगे। मगर इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आमिर मतीन साहब के पास कि 250 ऐसे अफसरान हैं जिनकी तरक्कियां इस वक्त खटाई में पड़ गई हैं। उसकी वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। आमिर मतीन साहब, ये ब्यूरोक्रेसी की जब हम बात करते हैं अमूमन इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं जब एक शख्स का या एक सिस्टम का हमें पता है कि इन्हीं लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने चलाना है, तो इनकी प्रमोशंस का क्या इशू होता है? अभी क्या मामला है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? इनके लिए प्रमोशन जो है ना ज़िंदगी मौत का फ़ैसला होता है। ज़ाहिर है उनका सारा 30-35 साल की एक करियर होता है, तो उसका दारोमदार ये है, अगर प्रमोट नहीं होते तो सारा करियर तबाह हो जाता है। तो ये इस वक्त जो है तकरीबन 250 अफसरान हैं, जिसमें पुलिस के भी हैं, कस्टम्स के भी हैं, PS पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो DMG पहले कहलाती थी उसके भी हैं। 20वें ग्रेड में तरक्की, 19 से 20वें में, और 20वें से 21वें ग्रेड में। 21 के बाद 2 साल बाद आप 22वें में जा सकते हैं, जो कि मेराज समझी जाती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर के, दैट इज़ द हाईएस्ट ग्रेड दैट यू कैन गेट इन ब्यूरोक्रेसी। तो उनका एक बोर्ड हुआ जिसके अंदर ये 250 लोगों की सिलेक्शन हुई, मगर उसका कोई 1.5-2 माह हो गए हैं, नोटिफिकेशन जो है वो रुका हुआ है। कई दफ़ा प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है, मगर उसकी जो एक वजूहात हमारी तफ्तीश करने में समझ आई हैं उसके अंदर, क्योंकि ये कलीदी किरदार इसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी, क्योंकि ये सारा इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी देखता है, तो इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी के ऊपर बेताशा सवाल उठ गए हैं कि इकरामुल्लाह दरीजो साहब, उन्होंने, उनका भांजा है तारिक रज़ाक दरीजो, तो ये जो 19 से 20वें में पुलिस की जो तरक्की होनी थी, तो इनके जो भांजा साहब हैं, पहली बात तो ये कि वो तकरीबन उनका 46वां नंबर था, 44वां,
44th और असामियाँ थी तरक्की की 24। तो उनको बीच में एडजस्ट करने के लिए वो तकरीबन 20-25 लोगों को बीच में से उनका ख्याल है कि उनके साथ ज़्यादती की गई है और जानबूझ के कईयों को डिफ़र कर दिया गया है, कईयों को फेल कर दिया गया है, यानी सुपरसीड कर दिया गया है। तो वो एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। और ये जो दरीजो साहब हैं, तारिक रज़ाक दरीजो साहब, इन पे वैसे भी बड़े इल्ज़ामात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एपेक्स कमेटी आपको पता है सिंध में बनी हुई है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो इनके मतलब कब्ज़ागिरी की, करप्शन के काफ़ी सारे चार्जेस हैं। उसके बावजूद इनको आउट ऑफ द वे जाके होना से एक पूरा क्वेश्चनेबल हो गया है सारा। उसमें बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, ज़ाहिर है बड़ी लाइक और बड़ी मेहनती लोग हैं, तो उनकी तरक्कियां भी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती हैं और वो परेशान भी, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद 20-25 लोग और आ गए हैं कंप्लेंट्स के साथ कि जनाब ये हमारे साथ भी ज़्यादती हुई है, तो वो भी रुका हुआ है। इतला हमारी ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने फिर उसके बाद ये तफ्तीश इसलिए भी करवाई कि यहाँ पे पार्टीज़ की भी आपस में टसल चल रही है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वाले अपने लोगों की तरक्कियाँ चाह रहे हैं, नून लीग वाले अपने जा रहे हैं, हर पार्टी ने अपने कोई फेवरेट्स रखे हुए हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि कुछ लोग लाइक भी हैं, कुछ लोग चहेते भी हैं, तो वो नहीं हुए जो प्रोमिनेंटली। फॉर एग्ज़ाम्पल नून की लीग के जो कुछ चहेते हैं और कुछ जो मैं समझता हूँ मेरिट पे भी हैं, उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इस्लामाबाद के मारूफ जो DIG ऑपरेशंस हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, ये जो 25 मई के हीरो थे जिन्होंने वो सारा चीज़ को सुपरवाइज़ किया था, उस मार धाड़ को, उनकी तरक्की नहीं हो सकी। उसके बाद फिर जो है कैप्टन उस्मान CJ के चेयरमैन है, बड़ी प्राइज पोस्टिंग है, अच्छा करियर है इनका, उनकी नहीं हो सकी। फिर उसके बाद आयशा वानी हैं, ये जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी महिउद्दीन वानी साहब हैं, बहुत ये पिछली दफ़ा भी जो है ना प्रमोशंस के अंदर इनका बड़ा रोल था, ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठे थे। अभी ये चीफ सेक्रेटरी हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ये इनकी हमशीरा हैं और कस्टम्स में हैं, मगर उनका इसलिए काफ़ी लोगों को ये है कि ये नयों को कुछ को निकाला जाए, कुछ को दोबारा ऐड किया जाए, तो कुछ लोगों को ये भी ख़तरा पड़ रहा है कि ये आजकल में अगर ये बोर्ड नहीं होता तो सारा शायद बोर्ड ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा। और ये माजी में भी एक तरीका रहा है ब्यूरोक्रेसी का, हमारी सत्यानाश इसी वजह से हुआ है, इतनी पोलिटिसाइज्ड है कि ये लोग ब्यूरोक्रेट के मतलब ये सबसे बड़ा तयन करना होता है कि ये नून लीग के हैं, PTI के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, जिसकी वजह से वो फिर सारी करप्शन सीप इन कर जाती है। और ये सिलसिला काफ़ी पुराना शुरू हुआ है, मगर सबसे ज़्यादा ये एक धचका लगा था 7th कॉमन्स का पीपल्स पार्टी के दौर में, जब बैग नरगिस सेठी साहबा जो थी वो 21वें ग्रेड में थी और उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया गया। तो उन्होंने अपनी तरक्की के लिए पूरे 30-40 का, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट से टर्न डाउन हुआ था। अगेन भी जब फवाद साहब लगाए गए नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो भी 21वें ग्रेड में थे। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ये मेराज होती है, ये मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन होती है, और इसमें सबसे ज़बरदस्त आदमी को लगाया जाता है जिसका कि सूबों का भी एक्सपीरियंस होता है, इस्लामाबाद की मिनिस्ट्रीज़ का। और मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने भी अपने पूरे 15th कॉमन बैच को इस तरह प्रमोट किया। तो अभी भी यहाँ पे वही सिलसिला नज़र आता है जो कि बड़ा अफसोसनाक है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ा तज़ब्ज़ुब है। मैं इस तरह पहले ही बताया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इस वक्त चीफ सेक्रेटरी के बगैर है। वो छुट्टी पे गए थे, अब वो वापस आ गए हैं, छुट्टी ख़त्म हो गई है मगर वो वापस नहीं आए। और इसी तरह ही बाकी कई बेताशा की पोस्टिंग्स हैं, कई जगह पे गवर्नमेंट नहीं लगा रही, कई जगह लोग नहीं लगना चाह रहे। तो जब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती तो ओवरऑल गवर्नेंस जो है वो धड़ाम से नीचे आ जाती है। सही, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव डिटेल्स थी आमिर साहब। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इसका फॉलोअप भी आइंदा आने वाले दिनों में अपने देखने वालों तक पहुंचाते रहें। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। आपका देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।